अफ्रीका के इस देश में लोगों के सामने दो एनिमीज हैं। एक दिखाई देता है और दूसरा एकदम अदृश्य। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के केसेस बढ़ रहे हैं। Well, the World Health Organization is mourning the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. Against Ebola in the Democratic Republic of Congo. पिछले 3 महीनों में 4000 नए केसेस और 1800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 15 मई 2026 को डीआरसी के इतूरी प्रोविंस में इस साल का पहला इबोला वायरस केस रिपोर्ट किया गया था। तब से यहाँ एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। डीआरसी के साथ साथ इसका पड़ोसी देश युगांडा में भी इबोला के एक्टिव केसेस पाए गए थे, लेकिन वहां अब माहौल एकदम कंट्रोल में है। डीआरसी के हिस्ट्री में इससे पहले भी 16 बार इबोला आउटब्रेक हो चुका है। इबोला वायरस को साल 1976 में पहली बार सेंट्रल अफ्रीका में स्पॉट किया गया था। उस टाइम पे जैर इबोला वायरस के स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया गया था, जो आज के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पुराना नाम है। यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब वायरस के डिफरेंट टाइप्स, नेचर और यूनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो हर स्ट्रेन में अलग अलग होता है, जिनकी संख्या आज करीबन 6 के आसपास है। इस साल जो इबोला का एक्टिव केस है उसका नाम है बुंडीबोगियो, जो युगांडा के एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। साल 2007 में इस स्ट्रेन को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। इन सारे स्ट्रेन में से अभी तक केवल जैर स्ट्रेन का वैक्सीन अवेलेबल है, जिस वजह से ज़्यादातर इबोला वायरस के केसेस में या तो वैक्सीन बनी ही नहीं है या फिर इनका ट्रायल चल रहा है। यही वजह है कि इबोला वायरस एक डेडलीस्ट वायरस में से एक है। डीआरसी में अभी जो वायरस एक्टिव है उसकी फैटेलिटी रेट 45 to 50% के आसपास है, जिसका मतलब है अगर 100 लोगों को वायरस से इन्फेक्शन होता है तो लगभग 50 लोगों के आसपास इससे मारे जाएंगे। इबोला वायरस का मेन होस्ट फ्रूट बैट है, और जब इस बैट का सलाइवा, ब्लड और यूरिन के कांटेक्ट में और दूसरे जानवर आते हैं तो ये उनको भी फैल जाता है। और जब इंसान इन जंगली जानवर को मार के खाते हैं तो पहला एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट यहीं से शुरू होता है। इसका सेकंड कांटेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन तब होता है जब इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड, सलाइवा, सीमेन और ब्रेस्ट मिल्क एक इंसान से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आ जाता है, और यही वो स्टेज है जहां से इबोला पूरे एक देश में फैल सकता है। डीआरसी के इतोरी प्रोविंस दरअसल एक मिनरल रिच एरिया है, जहां पर गोल्ड, कॉपर, टेंटलम और कोबाल्ट के माइंस हैं। पूरी दुनिया का करीबन 50% कोबाल्ट इसी देश के पास है, और लगभग 75% कोबाल्ट प्रोडक्शन भी इसी देश में हो रहा है। कोबाल्ट अभी के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल और मोबाइल फ़ोन के रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस पार्ट्स बनाने में भी कोबाल्ट का यूज किया जाता है, जिस वजह से डीआरसी के ईस्टर्न प्रोविंस में करीबन 100 से ज़्यादा आर्म्ड ग्रुप एक दूसरे से इन मिनरल्स के लिए लड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत साल 1996 में शुरू हुई, जब पहला कॉन्गो वॉर में रवांडा और युगांडा ने जैर पर हमला कर दिया था, और उसके डिक्टेटर मोबुतु सीसे सीको, जो पिछले 32 साल से जैर पर रूल कर रहा था, को हटा के एक प्रो रवांडन लीडर लॉरेंट कबीला को जैर का नया प्रेसिडेंट बनाया था। और यही वो टाइम है जब जैर देश का नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रख दिया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद साल 1998 में सेकेंड कॉन्गो वॉर भी शुरू हो गया, जिसमें करीबन 60 लाख के आसपास लोग मारे गए। ये नंबर इतना ज़्यादा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हिस्ट्री में इतने सारे लोग मारे गए। इन सारे वॉर की शुरुआत साल 1994 में रवांडा जिनोसाइड से शुरू होता है।
जब रवांडा में एथनिक हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने माइनॉरिटी तुत्सीस और मॉडरेट हुतूस के 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था। और यही वो साल था जब पॉल कगामे की रवांडान पैट्रियोटिक फ्रंट ने हुतू एक्सट्रीमिस्ट को हरा दिया था, जिसकी वजह से रवांडा में साल 1994 से तुत्सीस एथनिक ग्रुप के लीडर पॉल कगामे की सरकार है, जो अभी तक रवांडा में प्रेसिडेंट है। 1994 जिनोसाइड के बाद लगभग 20 लाख लोग रवांडा से डीआरसी भाग गए थे, जिनमें आम हुतू सिविलियन के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट हुतूस भी शामिल थे। और वहीं डीआरसी में जो हुतू ग्रुप रिफ्यूजीज कैंप में रहने आए थे, उन्होंने बाद में एक मिलिट्री ग्रुप FDLR बनाया, जो डीआरसी के आर्मी की हेल्प से रवांडा पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। वहीं रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे भी M23 मिलिशिया ग्रुप को फंडिंग ट्रेनिंग करके डीआरसी के अंदर FDLR से लड़ने के लिए एक्टिव सपोर्ट करते रहते हैं। अब जाके साल 2025 में इसी M23 रिबेल ग्रुप ने डीआरसी के ईस्टर्न प्रोविंस गोमा और बुकावू को भी कैप्चर कर लिया है, जिससे यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सारे ग्रुप डीआरसी के ईस्टर्न प्रोविंसेस में एक दूसरे के खिलाफ जिनोसाइड, रिवेंज और मिनरल्स के लिए लड़ रहे हैं, जिससे इस सारे रीजन में पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस कॉन्फ्लिक्ट से करीबन 1 करोड़ 14 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं और रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख लोग फूड सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं और इबोला जैसे भयंकर बीमारी से लोगों को ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है, ना ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिल पा रहा है। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स महीनों तक बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी के बावजूद भी रोज अपनी जान जोखिम में डालकर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादातर लोगों के एग्रीकल्चर फील्ड को भी मिलिशिया ने कब्जा कर लिया है। उनके इनकम सोर्सेज कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। और यही वो सीन है जब यहाँ के आम आदमियों ने जंगली जानवरों के बुशमीट को खाना शुरू कर दिया और वायरस एनिमल से ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आ गया। आज दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन के रेस में लगी हुई है, लेकिन उन बैटरीज के पीछे कॉन्गो के लाखों लोग जंग, गरीबी और डिस्प्लेसमेंट का बोझ उठा रहे हैं। पूरी दुनिया को इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मिलकर सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि डीआरसी के लोग सालों से भयंकर लड़ाई, भूखमरी, बीमारी और मानवता का सबसे बुरा फेस झेल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, पर जो डीआरसी में हो रहा है वो किसी नरक से कम नहीं है।